दिव्यांजलि क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान भाग 3, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स हिंदी में मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आर्टिकल 19 तक पढ़ चुके हैं। आज हम 20 से स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा पहले का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें से आर्टिकल 19 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है। तो एक बार 19 को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर 20 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 में बेसिकली हमें स्वतंत्रता दी गई है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, क्या है स्वतंत्रता, हम पिछले वीडियो में डीपली उसका डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा रफली एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आर्टिकल 20 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आर्टिकल 19 आपका जो है, इसमें जब संविधान बना था तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। अभी संशोधन के द्वारा उसमें से एक हटा दिया गया है और 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला क्या है? आर्टिकल 19 का क्लॉज ए आपका है बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार मतलब कि हमें अपने अंदर हमारी जो फीलिंग है उसे व्यक्त करने का स्वतंत्रता है। बट ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता है तो हम कुछ भी बोले, जाके किसी को गाली दे दे, प्राइम मिनिस्टर को गाली दे दे, तो ये नहीं है। बट हमारी जो मनोभावना है उसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्या है? बोलने का अधिकार। बी, अगर हम बोलेंगे तो हमारी बातें सुनने वाला भी तो कोई चाहिए। ऐसा तो है नहीं हम खुद ही बोले जा रहे हैं, सुनने वाला कोई है नहीं। तो बी आपका है सभा करने का अधिकार। सभा मतलब कि जहाँ पे 4 लोग इकट्ठा होकर अपनी बातें व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो दूसरा क्या है आपका 19 का बी, सभा करने का अधिकार। अब हम सभा करेंगे तो मान लीजिए डिबेट हो रहा है, जो लोग अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, तो किसी की बातें पसंद आएंगी, किसी की नहीं पसंद आएंगी, कुछ पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे। तो जो पक्ष में होंगे वो क्या संगठन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो तीसरा आपका है सी, संगठन बनाने का अधिकार। अब मान लीजिए हम संगठन बना लिए, हमारी बातें पसंद है। मान लीजिए किसी पार्टी का नेता है, वो अपनी बातें व्यक्त करता है, लोगों को उसकी बातें पसंद आती है, वो संगठन बना लेता है। अब संगठन बनाने के बाद वो एक जगह पे तो सीमित रहेगा नहीं, इसलिए उसे भ्रमण करना पड़ेगा, मतलब घूमना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। तो आपका सी के बाद क्या था? डी में क्या है? भ्रमण करने का, संचार करने का। संचार मतलब घूमना, संचार करने का अधिकार है या स्वतंत्रता है। अब संचार करेंगे आप तो संचार करते करते थक जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अब दिन रात रोबोट है, रोबोट की तरह चलते जाएंगे, आप थकेंगे नहीं। हम इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो हमको थकान महसूस होगी, तो थक जाएंगे तो क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। तो रेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? कोई स्थान चाहिए ना। तो आपका ई जो है वो निवास की स्वतंत्रता देता है, कि हम कहीं भी भारत के किसी भी भाग में जाके, आपका जब तक 370 था उसके बाद से जम्मू कश्मीर में भी जाके, हम कहीं पे भी जाके निवास कर सकते हैं। अब जब निवास कर लेंगे तो निवास करने के लिए घर तो मिल गया, पर वो घर जरूरी है कि हम किराए पे ही लें? खुद का भी तो ले सकते हैं, संपत्ति चाहिए हमें। तो संपत्ति लेने का अधिकार, तो हम क्या कर सकते हैं? संपत्ति ले सकते हैं, मतलब घर बनवा सकते हैं, रह सकते हैं। पर ये जो आपका है, ये अभी आर्टिकल 19 से हट के 300 में चला गया। संपत्ति का अधिकार 300 के ए में चला गया। ये अब हमारा मूल अधिकार नहीं है, ये हमारा कानूनी अधिकार है। अब संपत्ति ले लिए, तो संपत्ति अगर ले लिए हैं और मान लीजिए हम कहीं पे घर लिए, घर के सामने बगीचा है और वहाँ पे कुछ फल उगे हैं, तो हम उसका व्यापार कर सकते हैं ना। अगर एक्स्ट्रा फल है तो हम कितना खाएंगे, खाने से ज़्यादा है तो हम व्यापार कर सकते हैं। तो हमारा जी में क्या है? व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखिए कितने अधिकार हुए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के हमारे क्या है 19 में स्वतंत्रता दी हुई है। बट इसमें से अभी आपका क्या है? संपत्ति का जो अधिकार है, इसको यहाँ से डिलीट करके 300 के ए में ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके पिछले वीडियो में हम इसे डीपली डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20, जो है 2 सिद्धि से संरक्षण। 2 सिद्धि से संरक्षण मतलब कि
ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर, हम आम इंसान है, आम जनता है, तो कोई अगर पावरफुल आदमी है या फिर कोई नेता है तो आके उस पर कोई भी आरोप लगा सकता है और उसके पास कोई राइट नहीं है। उसके पास जो राइट्स हैं वो आपका 20 में दिया हुआ है। तो पहला आपका क्लॉज ये क्या कहता है कि एक अपराध के लिए एक पनिशमेंट, मतलब अगर एक अपराध है, हम मान लीजिए किसी ने किसी की हत्या कर दी और वो हत्या कहाँ पे, लखनऊ में कर दी, मूल निवासी वो दिल्ली का है और जिसकी हत्या की है वो लखनऊ का है। तो उसने क्या किया, लखनऊ में कोर्ट में अपील की और उस अपील की तो जो प्रतिवादी था जिसके खिलाफ अपील की गई थी, मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, ये कहाँ पे रहता है, दिल्ली में रहता है, ये दिल्ली से लखनऊ आता है, लखनऊ जहाँ पे बी रहता है और ये यहाँ ये यहाँ पे आके इसकी हत्या कर देता है। तो इसे जो पनिशमेंट है इसकी जो यहाँ पे लखनऊ कोर्ट में मिल गई, मतलब ए ने, बी जो था कहाँ था, बी लखनऊ में रहता था, तो बी जाहिर सी बात है लखनऊ कोर्ट में ही अपील करेगा, तो लखनऊ कोर्ट में इसने अपील कर दिया और ए को पनिशमेंट भी मिल गया, ठीक है। अब मान लीजिए बी का कोई फैमिली मेम्बर या फिर बी मान लीजिए हत्या नहीं किया, उसने कुछ उसे इंजरी कर दिया या फिर और किसी प्रकार का अपराध कर दिया बी के साथ, तो बी अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केस रफा दफा हो गया तो फिर बी जाएगा दिल्ली और दिल्ली कोर्ट में भी जाके इसके खिलाफ कोई बात ला सकता है। मतलब एक अपराध के लिए सिर्फ एक पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक अपराध हम कर रहे हैं और उसके लिए फिर हमको दूसरा कोई पनिशमेंट मिल सकता है। एक अपराध के लिए एक पनिशमेंट, तो इसे हम कह सकते हैं ना, एक अपराध के लिए एक सजा, ठीक है। तो ए में क्या है, एक अपराध के लिए एक सजा, एक सजा, ठीक है। ए में कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं बी, 20 का क्लास बी। बी क्या कहता है, अपराध के समय जो भी कानून है उसी कानून के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी कोई 22 में अपराध करता है, ठीक है, 23 चल रहा है, तो 23 में अगर कोई अपराध करता है तो क्या उसे 99 का कोई कानून है, उस समय कोई कठोर दंड था, उसके हिसाब से पनिशमेंट दी जा सकती है? नहीं। जो प्रेजेंट टाइम में लॉ है उसके अनुसार ही उसे पनिशमेंट दी जाएगी। मतलब जो कानून है उसी के अनुसार, ना उसके पहले का और ना उसके बाद का। ऐसा नहीं है कि अब ये पुराना वाला ही हम एग्जाम्पल देखते हैं, ए ने बी के साथ जो अपराध किया था, ये कब किया था, 23 में। अब मान लीजिए इस अपराध का कोई पनिशमेंट आपका 1998 में कोई इसके लिए कोई पनिशमेंट था और वो पनिशमेंट अभी खत्म हो गया है, उसकी जगह पे कोई और लॉ आ गया। जैसे कि हमें पता है पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके समय में कानून जो था बहुत सख्त था। अब मतलब आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, ऐसे ही चलता था रूल कि उस समय कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई लिखित संविधान था, जो संविधान में लिखा उसी के अनुसार पनिशमेंट होगी। राजा जो मर्जी होता था वो पनिशमेंट दे देता था। तो क्या उस हिसाब से अभी भी पनिशमेंट दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। पर क्या इसके बाद 25 में अगर मान लीजिए कोई कानून बन रहा है, अमेंडमेंट आया नहीं है, वो मतलब अभी वो क्या है, कानून बन रहा है, लागू नहीं हुआ है, तो क्या इसके अनुसार इसको पनिशमेंट मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। जो प्रेजेंट टाइम में अपराध हुआ है और उस समय उस अपराध का जो पनिशमेंट था वही पनिशमेंट मिलेगा। उसके लिए उसके पहले का या बाद का कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकता है। तो आपका क्लॉज बी क्या कहता है, अपराध के समय जो कानून था उसी के अनुसार क्या मिलेगा, सजा। तो बी क्या कहता है, वर्तमान अपराध के लिए जो पनिशमेंट है, जो सजा है, उसी से क्या होगा, उसी से मतलब उसी सजा, उसी प्रकार से क्या होगी, उसी सजा से उसे सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई नया कानून बना के उस स्पेशली अपनी भड़ास निकालने के लिए जज क्या करता है, कोई नया कानून बना देता है और उसे पनिशमेंट दे देता है। ऐसा नहीं है। हाँ, पर कुछ कंडीशन में क्या है, कुछ कंडीशन में
कोर्ट चाहे, जज चाहे, अगर मान लीजिए कोई संगीन अपराध है जिसके जो अपराध पहले हुआ ही नहीं है, या फिर वो उस अपराध की जो प्रकृति है पहले वैसी नहीं थी, अभी वो बहुत ज़्यादा बदल गई है, तो उसके लिए वो पनिशमेंट बना सकता है, पनिशमेंट बढ़ा सकता है। पर ऐसा नहीं है, नॉर्मली अगर सब किसी चोरी के लिए 5 साल की जेल है तो सीधे उसके लिए फांसी की सजा दे देगा, ऐसा नहीं है। वो चोरी के लिए 5 साल की जेल ही करेगा, ठीक है। अब देखते हैं सी क्या करता है, आपका है सॉरी आर्टिकल 20 का सी आपका कहता है कि स्वयं के खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकता। क्या कर सकता है? स्वयं के खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकता है। गवाही मतलब ऐसा नहीं है कि अगर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम गवाही नहीं दे सकते हैं, पर अपने खिलाफ, जैसा कि आपको पता होगा एविडेंस लॉ में पुलिस के सामने जो पुलिस के सामने जो गवाही दी जाती है उसे कभी भी लीगल नहीं माना जाता है। गवाही मतलब हम खुद के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मैंने ही इसकी हत्या की है, जब तक कोई एविडेंस ना हो। उस हत्या को प्रूव करने के लिए या फिर उस अपराध को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? एविडेंस का होना जरूरी है, और एविडेंस के बिना हम खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। और पुलिस के सामने दी हुई गवाही तो बिल्कुल मान्य नहीं होती है। हाँ, पर पुलिस के साथ अगर मजिस्ट्रेट उपलब्ध है वहाँ पे तो गवाही मान्य होगी। तो क्योंकि आपको पता है हमारे भारत की जो पुलिस व्यवस्था है कैसी है, और खासकर यूपी की, जहाँ पे तो दबंगई चलती रहती है। पुलिस के पास कुछ मतलब सारे पुलिस वाले तो ऐसे नहीं हैं, पर कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हैं। अब मान लीजिए पुलिस के सामने अगर गवाही मान्य होता है और क्या कोई अगला अपनी किसी नोक-झोंक का भड़ास निकालने के लिए या फिर अपनी कोई जाति दुश्मनी निकालने के लिए किसी के खिलाफ कंप्लेंट करवा देता है, पुलिस जबरदस्ती उसको मार मार के क्या करता है, उस कंप्लेंट के खिलाफ जो भी गवाही है, गवाही रिटन में भी लिखवा के उससे साइन करवा सकता है। अब पुलिस के सामने मार के डर से कोई हाँ तो कर ही देगा, तो क्या वो गवाही मान्य होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो कोई स्वयं के खिलाफ क्या कर सकता है? गवाही नहीं दे सकता है। तो आर्टिकल 20 हमने देखा, ए में क्या है? एक अपराध के लिए एक सजा, मतलब जो अपराध है उसके लिए दोबारा हम जाके उस अपराध के लिए सजा नहीं पा सकते। बी क्या है? वर्तमान में जो अपराध के खिलाफ पनिशमेंट है लागू, उसी के अनुसार पनिशमेंट मिलेगा। ये नहीं कि पिछले या फिर अगले किसी कानून के अनुसार उसे पनिशमेंट मिले। सी क्या है? स्वयं के खिलाफ गवाही, मतलब कोई भी व्यक्ति स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। तो आर्टिकल 20 हमने देखा, समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करती है। किसकी? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को पढ़ने के लिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं? प्राण। प्राण मतलब जीने का अधिकार। हमारे पास जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार है तो मतलब हमको कोई जीने के अधिकार के अनुसार ही तो ये लॉ है कि हमें कोई मार नहीं सकता है, हमें डिफेंस मिलता है, तो हमारे पास जीने का अधिकार है। पर क्या हमारे पास मरने का अधिकार है? क्योंकि मरने के लिए तो हम खुद से भी मर सकते हैं, उसके लिए किसी अदर पर्सन की नीड नहीं है कि अदर पर्सन ही आके मुझे मारेगा तो हम मरेंगे। हम खुद से भी फांसी लगा के मर सकते हैं, या फिर और किसी भी 21 में भूल गई थी। तो और ऐसा नहीं है कि हम मरने के लिए हमें जरूरी है कोई अगला आके ही मारेगा, हम खुद से भी तो मर सकते हैं। तो प्राण की स्वतंत्रता है, मतलब हमारे पास जीने का अधिकार है, प्लस हमारे पास क्या है? मरने का भी अधिकार है। मतलब मरने का अधिकार नहीं है, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। और इसका प्रूफ कहाँ मिलता है? आईपीसी की धारा 309 में। 309 में क्या है आपको पता है? 309 में आत्महत्या को अवैध घोषित किया गया। मतलब अगर कोई भी इंसान आत्महत्या करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा धारा 309 आईपीसी के तहत, कि हमारे पास जीने की तो स्वतंत्रता है पर हमारे पास मरने की स्वतंत्रता नहीं है। जीने की स्वतंत्रता में मरने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। अब जैसे इसी में क्या आता है? पर्यावरण।
पर्यावरण की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य से संबंधित कानून, जैसे कि हमें जीने की स्वतंत्रता है। अब जो मोटर व्हीकल हैं आजकल, वो पॉल्यूशन फैलाते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री या कंपनी है वो क्या करती है, पॉल्यूशन फैलाती है। तो पॉल्यूशन से हमारा हेल्थ जो है इंजर्ड होगा, बिल्कुल होगा। और हमारे हेल्थ इंजर्ड होने से हमारे प्राण की जो स्वतंत्रता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना। तो इस वजह से जो लॉ बनाए गए हैं मोटर व्हीकल के खिलाफ या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई भी कानून बनता है तो किस में आएगा, आर्टिकल 21 में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता क्या है, तो हमारे प्राण की स्वतंत्रता समझ में। दैहिक स्वतंत्रता हमारी जो बॉडी है इस पे हमारा हक है, इसको कोई भी आके ऐसा नहीं है इस पे अपना हक जमा सकता है। हमारी बॉडी पे हमारा हक है, मतलब हम रोड पे चल रहे हैं तो हम किस ड्रेस में चलेंगे, या फिर उस रोड पे आके कोई हमें ऐसा नहीं कर सकता कि हमें निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर कर दे, या फिर कोई हमारे बॉडी को इंजर्ड कर दे। तो दैहिक स्वतंत्रता में क्या आता है, इस प्रकार की स्वतंत्रता आती है। अब आपको पता है 21 में ही आपका आता है एकांतता का अधिकार, मतलब हमें एकांत में रहने का भी अधिकार है। वो कहाँ आएगा, 21 में आएगा कि हम जहाँ चाहें एकांत में रह सकते हैं, हमें कोई भी आके डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमारा ये राइट्स है। निजता का अधिकार, हमारी जो निजता मतलब हमारा जो पर्सनल है वो मेरा है बस, वो कोई और नहीं ले सकता। जैसे कि हमारे मोबाइल का पासवर्ड, अब तो हम लोग सहूलियत में किसी को अपना पासवर्ड बता देते हैं, वो आम बात है, पर हमारा जो पासवर्ड है वो हमारा है, उसे कोई आके भंग नहीं कर सकता। मतलब हम किसी एक रूम में बैठे हैं तो कोई आके हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ना ही हमारा कोई पासवर्ड ले सकता है। तलाक का अधिकार भी आपका प्राण की स्वतंत्रता में आता है, क्योंकि तलाक क्यों लेता है व्यक्ति, जब वो अगले पर्सन से जिसका उसका निकाह हुआ है, जिससे शादी हुई है, उससे परेशान हो गया है, उसके साथ रहना नहीं चाहता, उसके साथ सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तभी तो तलाक लेगा। और तलाक नहीं लेगा तो उसको जीने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो इसलिए तलाक का अधिकार भी कहाँ आता है आपका, निजी आर्टिकल 21 में आता है। प्लस क्या आता है, देखिए इसमें क्या क्या आता है, निजता का अधिकार आता है, एकांतता का अधिकार आता है और तलाक का। बाकी ऐसे बहुत से अधिकार है जो हमारा 21 कवर करता है। ऑल ऑफ 21 बहुत से हमारा ऐसा है कि अगर 21 ना रहे तो हम स्वतंत्रता से जैसे जी रहे हैं, हमारे जीने का अधिकार का ही खत्म हो जाएगा, हमें कोई भी आके मार देगा, या फिर हम खुद से भी अगर अपने आप को इंजर्ड करते हैं तो आईपीसी की जो आत्महत्या के लिए 319 दिया है, 309, इसके अनुसार हमको कोई पनिशमेंट नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 21 का क्लॉज ए। अब देखिए जब क्लॉज ए आ जाए तो ए समझ मतलब जब अलग 21 का ए, अब क्लॉज ए 21 का ये, इसका इन दोनों में कुछ अंतर है। अंतर ये है कि ये इसी की पार्ट है, पर ये जो 21 का ए अलग से जोड़ा गया है, ये इसका पार्ट नहीं है। मतलब जब संविधान बना था तब ये ए इसमें नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। तो ये क्या ऐड किया गया है, शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार है हमारा, शिक्षा का अधिकार। तो आर्टिकल 21 के ए में हमें क्या अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं रहेगी, आपको पता है ये वर्तमान समय में शिक्षा कितना उपयोगी है, तो हम ना स्वतंत्र ना सम्मान से जी सकेंगे, ना सम्मान से मर सकेंगे। तो सम्मान से दुनिया में सर उठा के जीने के लिए हमें क्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा का अधिकार कहाँ है, 21 के ए में दिया गया है। अब ये शिक्षा का अधिकार किसके लिए है, क्या सबके लिए है, हर एज के व्यक्ति के लिए है? तो नहीं, ये शिक्षा का अधिकार आपका है 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए। मतलब जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, इनको हम जो ये पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट, ये किसके खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है। तो जो अधिकार मिलेंगे हम किसके खिलाफ मिलेंगे, राज्य के खिलाफ मिलेंगे। तो 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसके लिए राज्य का ये दायित्व बनता है कि क्या करें, 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराए। इसी के अंतर्गत क्या आता है आपका, आंगनवाड़ी, या फिर जो प्राथमिक विद्यालय होता है, हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय होता है, आंगनवाड़ी होती है ना, तो किसके अंतर्गत आता है, 21 के ए के अंतर्गत आता है।
अब ये हमने बताया ना, ये अलग से ज्वाइन किया गया 21 का ए। अब अलग से कोई चीज़ कब ज्वाइंट होती है, जब उसकी, अब मान लीजिए एक घर बना, तो घर जब बनता है तो जब छत लगता है, ढलैया होता है, तो सारे फ्लैट होते हैं, मतलब सारे बराबर होते हैं छत। लेकिन जब कहीं पे टूट जाता है, फूट जाता है, या फिर कोई नीड पड़ती है, तो वहाँ पे हम फिर से कुछ ऐड कर सकते हैं ना। तो उसी तरीके से अगर फिर से ऐड हुआ है, तो ये तो उस समय था नहीं, बाद में ऐड हुआ होगा, तो ये कब ऐड हुआ है, तो ये हुआ है आपका ऐड 2002 में। और किस संशोधन के अनुसार, 86वां जो संशोधन है, तो 86वां संशोधन 2002 में आपका शिक्षा का अधिकार इसमें ऐड हुआ है। तो आपने देखा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार, तो आर्टिकल 21। अब देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 ये क्या है, ये है गिरफ्तारी से संरक्षण। किससे संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी अपराध करें तो हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, हम चले जाएंगे कोर्ट में, अरे नहीं दिव्या मैम तो हमें पढ़ाई थी, हमारा मूल अधिकार है कि हमें गिरफ्तारी से संरक्षण, हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब है कि किस कंडीशन में, यहाँ पे कुछ कंडीशन भी दिए हुए हैं कि हमें गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है, ऐसा नहीं है कि हमको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, निवारक निरोध। इसको हम क्या कह सकते हैं, निवारक निरोध। ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण को हम निवारक निरोध भी कह सकते हैं। तो गिरफ्तारी से संरक्षण का क्लॉज ए देखते हैं। ठीक है, क्लॉज ए की बात करते हैं। क्लॉज ए का क्या है, अगर हमको कोई गिरफ्तार कर रहा है, मतलब अगर पुलिस हमको गिरफ्तार कर रही है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा राइट है ये जानने का कि हमें गिरफ्तार क्यों कर रही है। और उनका फर्ज बनता है कि वो बताए कि हम गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सोए हुए हैं, आया हमको उठा के लेते गया, जेल में डाल दिया, पूछ रहे हैं क्यों गिरफ्तार किया, बता ही नहीं रहे हैं। तो हमारा राइट्स है जानने का कि हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, और उनकी ये ड्यूटी है कि वो हमें बताएं कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पहला क्या है, गिरफ्तारी का कारण, कारण जानने का अधिकार। ठीक है, हमारे पास कारण जानने का अधिकार है कि हमें वो क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। अब क्लॉज बी, बी में क्या है कि अगर गिरफ्तारी कारण बता दिए, गिरफ्तार कर लिए, चलिए ठीक है, हमें एक कारण बता दिया और हमें गिरफ्तार कर लिया। अब क्या हमें ऐसे गिरफ्तार करके छोड़ देंगे, उसके बाद का कोई प्रोसेस है नहीं। तो उसके बाद 24 घंटे, कितने घंटे, 24 घंटे के अंदर क्या करेंगे, जो भी न्यायाधीश दंडाधिकारी हैं उनके सामने पेश करेंगे। पुलिस अगर किसी एक्यूज को गिरफ्तार करती है तो 24 आवर के अंदर वो क्या करेगी, दंडाधिकारी को कहाँ पे, अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करेगी। ऐसा नहीं है कि बस गिरफ्तार कर लिया और काम खत्म। क्या करेगी, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर दंडा अधिकारी के सामने पेश करेगी। जो भी वहाँ से पास में जिला न्यायालय होगा या फिर राज्य कोई और कोर्ट होगा, तो वहाँ पे सिविल कोर्ट या फिर क्रिमिनल, वहाँ पे ले जाके 24 घंटे के अंदर पेश करेगी। ये 24 घंटे कब कंक्लूड होंगे, कब गिने जाएंगे, आने जाने का जो टाइम है। ठीक है, पुलिस का यहाँ जो भी उनके थाने से और कचहरी जाने का, कोर्ट जाने का टाइम है, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आने जाने का टाइम इंक्लूड नहीं होगा। प्लस क्या इंक्लूड नहीं होगा इसमें, छुट्टियां, जैसे संडे को कोर्ट बंद होता है तो संडे इसमें इंक्लूड नहीं होगा। कोई और त्यौहार चल रहा है जिसकी वजह से ये छुट्टियां चल रही हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, बी समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं सी। सी क्या है, मनपसंद वकील। मतलब हमारा राइट है कि हम जिस वकील से चाहे अपना केस लड़वा सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम इसके लिए राज्य से वकील ले भी सकते हैं। जो सरकारी वकील है वो हमारी मदद भी करेंगे। हम तो मनपसंद क्या है, मनपसंद वकील। तो 22 के फर्स्ट में है आपका कारण जानने का अधिकार, कि क्या रीजन है जिसकी वजह से पुलिस हमको गिरफ्तार की है। और बी क्या है, 24 आवर के अंदर वो क्या करेगा, दंडा अधिकारी के सामने पेश करेगी।
और सी क्या आपका, जो भी आप चाहे जिस वकील से चाहे अपनी केस लड़वा सकते हैं, अपने केस को, और अपना वाद दायर करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा आर्टिकल 20 से 22 तक। अब अगला वीडियो फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अगली वीडियो अगर आपको देखनी है तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। जय हिंद।